नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां आज राष्ट्र को समर्पित की। आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। भोपाल में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की हिंदी में तैयार पाठ्यपुस्तकों का विमोचन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की शांति और सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ करेंगे। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एमचेस रैपिड ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में पराजित किया। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों के 2020 विश्व कप के ग्रुप चरण मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से और नीदरलैंड्स ने संयुक्त अरब अमीरात को 3 विकेट से हराया। समाचार संध्या में मनीषा खन्ना के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां आज राष्ट्र को समर्पित की। देश के हर क्षेत्र में डिजिटल बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की जा रही है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इन बैंकिंग इकाइयों से डिजिटल सेवाएं सशक्त होंगी, जिससे देश के लिए बैंकिंग का बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को देश के कोने कोने में पहुंचाना सुनिश्चित किया है। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की, मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है। और बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उसकी बैंकिंग प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करती है। श्री मोदी ने कहा कि नया भारत डिजिटल करेंसी की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ा है और डिजिटल लेन देन से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग को लोकप्रिय बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उपभोक्ताओं के लिए किफायती और सुरक्षित होगी। Common Indian people have shown in adapt to technology-driven financial inclusive schemes of Government of India. During Amrit Kaal, for greater use of technology and getting digital banking into India, the scheduled commercial banks are establishing 75 digital banking units. For those who are not even tech savvy, there is a mode where they can be facilitated to avail of these paperless services. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग योजना के अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 75 DOs, that is digital banking units, have been set up in a record 6 months' time in 75 districts spread across the country to commemorate 35 years of our independence. Our focus is to harness the benefits of technology and innovation in the banking space. The establishment of DBUs is a step to further augment the digital infrastructure in the country. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी।
यह टर्मिनल 446 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह देश का सर्वोत्तम हवाई अड्डा होगा। इस टर्मिनल से ग्वालियर के हवाई संपर्क को बेहतर बनाने और पर्यटन बढ़ाने में मदद मिलेगी। एयरपोर्ट का भूमि पूजन आज हम सब ने मिलकर किया है। मैं सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस शिद्दत से साथ बारीकी से इन्होंने एयरपोर्ट का प्लानिंग किया है, मुझे लगता है देश के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में ये हमारा ग्वालियर का एयरपोर्ट। इसके साथ साथ यहाँ पर कई लोगों को ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास का लोकार्पण किया गया, उनको घर की चाबी दी। श्री अमित शाह ने 3,143 गांवों के लिए 4300 करोड़ की जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 256 शहरी तथा 1,202 ग्रामीण आवास भी लाभार्थियों को सौंपे। हिंदी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में चिकित्सा विज्ञान पर हिंदी में तैयार 3 पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि देश के शिक्षा क्षेत्र में यह पुनर्निर्माण का क्षण है। श्री शाह ने कहा कि यह भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम अपनी भाषा में कार्य करेंगे। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकारें आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में चिकित्सा शिक्षा हिंदी भाषा में शुरू होने पर सराहना की है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के एक ट्वीट को साझा करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे लाखों विद्यार्थी चिकित्सा का अध्ययन अपनी भाषा में कर सकेंगे और देश में सकारात्मक परिवर्तन होगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे विद्यार्थियों के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक परीक्षा धांधली मामले में नकल कराने वाले गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने इस सिलसिले में कल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ये परीक्षा आज भी हो रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है और देश सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने एक समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि एक शांतिप्रिय देश भारत ने कभी भी किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भारत की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों को स्वदेश में निर्मित अत्याधुनिक हथियार और उपकरण उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों से बाधाओं को पार करते हुए राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने तथा राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति से ओतप्रोत होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सुरक्षा बलों के जवान क्षेत्र, पंथ, जाति और भाषा की बाधाओं से ऊपर उठकर मातृभूमि की निस्वार्थ सेवा करते हैं और कई तरह के खतरों से नागरिकों की रक्षा करते हैं। मैं उन समस्त स्वातंत्र वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की वेदी पर अपने जीवन को अर्पित कर दिए। जिस समाज में सैनिकों के सम्मान की परंपरा हो, उनके परिजनों के सम्मान की परंपरा हो, उस समाज की सुरक्षा पर कहीं कोई आंच नहीं आ सकती और उस समाज के उत्थान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, उनके परिवारों के लिए भी यह देश और समाज भी पूरी ताकत और तन्मयता और तत्परता से खड़ा होता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में देश भर से 13,000 से अधिक किसान और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक किसानों की ऑनलाइन जुड़ने की भी उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 300 स्टार्टअप कृषि, फसल उपरांत और मूल्य वर्धित समाधान तथा आपूर्ति श्रृंखला पर अपने नवाचार प्रदर्शित करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके तहत देश में 3,30,000 से अधिक उर्वरक दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। वर्तमान में देश भर में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर उर्वरक की लगभग 2,70,000 खुदरा दुकानें हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन इन केंद्रों में किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके तहत कृषि उपकरण, मिट्टी, उन्नत बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा श्री मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत भारत यूरिया बैग की शुरुआत की जाएगी, जिससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत उर्वरक उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड वितरण की शुरुआत करेंगे। इस योजना के अंतर्गत समूचे गुजरात में सभी लाभार्थियों को उनके आवास पर 50 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में 2012 में गरीबों को बीमारी के उपचार पर भारी खर्च से बचाने के लिए मुख्यमंत्री अमृतम योजना शुरू की थी। वर्ष 2014 में इस योजना का विस्तार कर इसमें उन परिवारों को भी शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपए थी। बाद में इस योजना में कई अन्य समूहों को भी शामिल किया गया और इसे मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य MAV योजना का नाम दिया गया। इस योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इसमें गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। गुजरात सरकार ने 2019 में मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देहरादून में उच्च शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का शुभारंभ किया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने पर बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजधानी में कई घोटाले हुए हैं। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन में श्री नड्डा ने दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल सवेरे 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। CBI दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच कर रही है। CBI की प्राथमिकी में नामित 15 आरोपियों में श्री सिसोदिया शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की तुलना अमर शहीद सरदार भगत सिंह की करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कड़ी निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री केजरीवाल को अपना घर भरने वाले भ्रष्टाचार के आरोपी की तुलना सरदार भगत सिंह से करने पर शर्म आनी चाहिए। सरदार भगत सिंह ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। श्री भाटिया ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा श्री सिसोदिया को बुलाए जाने पर केजरीवाल को दबाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जांच एजेंसियों पर दबाव मत बनाइए, गलत बयानी मत करिए, खुद को सर्टिफिकेट देने की मशीन मत बनिए। इस देश में न्यायालय है, वो इंसाफ करते हैं। देश की जनता है, वो आपका भ्रष्टाचारी रूप देख रही है। और अंत करूंगा इनके लिए कह के जैसे जैसे CBI का फंदा कसे, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी की राजनीतिक जमीन धसे।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां आज राष्ट्र को समर्पित की। आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। भोपाल में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की हिंदी में तैयार पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की शांति और सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड वितरण की शुरुआत करेंगे। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एम चेस रैपिड ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में पराजित किया। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों के T20 विश्व कप के ग्रुप चरण मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से और नीदरलैंड्स ने संयुक्त अरब अमीरात को 3 विकेट से हराया। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। ये महासभा 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है, जिसमें 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। वर्ष 1949 में इंटरपोल में शामिल होने वाला भारत संगठन के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। सभी सदस्य देशों ने सामान्य विधि अपराधों को रोकने के लिए आपराधिक पुलिस प्राधिकरणों के बीच व्यापक सहयोग सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है। इंटरपोल का कार्य विश्व को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न देशों की पुलिस के साथ काम करने के लिए मंच प्रदान करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मिस्र में भारतीय समुदाय से बातचीत की। उन्होंने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और इस क्षेत्र में भारत की छवि कायम रखने के लिए भारतवंशियों का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री ने उन्हें पारंपरिक रूप से मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने तथा व्यापार और निवेश, संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में नए अवसर उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भारत में जारी रचनात्मक परिवर्तनों के बारे में भी बातचीत की। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया तथा यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर श्री शौकरी के निमंत्रण पर मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर थे। मिस्र के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मिस्र के बीच रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग में तेजी आई है तथा दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन तथा संपर्क क्षेत्र में नए अवसर तलाश करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 7 अरब 20 करोड़ अमरीकी डॉलर का रहा, जो कि अब तक का सर्वोच्च स्तर है। विदेश मंत्री ने COP27 की अध्यक्षता के लिए मिस्र को भारत का समर्थन भी दिया। विदेश मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि श्री शौकरी के साथ रचनात्मक बैठक से दोनों देशों के गहरे संबंधों का पता चलता है। दोनों देशों के बीच इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने काहिरा में प्रसिद्ध अल होरेया पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर
928-909-4044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता क्षेत्रीय फिल्मों का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। बेंगलुरु में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि दूरदर्शन अपने दर्शकों तक गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम पहुंचा रहा है और ये प्रयास इसी दिशा में एक कदम है। श्री अग्रवाल ने कहा कि लोक संगीत और पारंपरिक कला स्वरूपों से जुड़े कार्यक्रमों के प्रसारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह को पार्टी का चुनाव प्रभारी और राज्यसभा सांसद समीर उरांव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। राज्य में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तो ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। 19 वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी ने आज 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एमचेस रैपिड ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में हरा दिया। नॉर्वे के कार्लसन को एरिगेसी ने पहली बार के खिलाफ एरिगेसी की यह पहली जीत है। वह 8 राउंड के बाद 5वें स्थान पर हैं। इससे पहले एरिगेसी सितंबर में जूलियस बेयर जेनरेशन कप फाइनल में कार्लसन से हार गए थे। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के पहले मैच में आज ऑस्ट्रेलिया के जिलोंग में नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से हराया। जिलोंग में ही आज ग्रुप ए के दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने संयुक्त अरब अमीरात को 3 विकेट से पराजित किया। भारत कल सुबह ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास मैच खेलेगा। भारतीय टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खेलेगी। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, किरण अंकुश जाधव और अर्जुन बबूता की तिकड़ी ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में आज काहिरा में भारतीय तिकड़ी ने चीन को 16-10 से हराकर भारत का 5वां पदक दिलाया। भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बना ली, जिससे भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन के ताने बाने को मजबूत करने की दिशा में सरकार की एक अनूठी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से राज्यों के साथ और सहयोग के साथ हम एक योजना बनाने के लिए सोच रहे हैं। मैंने एक छोटी कमेटी बनाई है, वो कमेटी उसका प्रारूप तैयार कर रही है और उस योजना का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत
कल्पना ये है हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। भारत विविधतापूर्ण ताने बाने से बुना राष्ट्र है और सभी नागरिक एक राष्ट्रीय पहचान से जुड़े हैं। अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ देश में सांस्कृतिक विकास का एक समृद्ध इतिहास रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक निश्चित समय के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निश्चित गतिविधियों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं। साझा इतिहास और आपसी समझ ने विविधता में एकता के विचार को सुदृढ़ किया है। विविधता में एकता का ये विचार राष्ट्रीयता की भावना के रूप में उभर कर सामने आता है। राष्ट्रीयता की इस भावना को भविष्य में पुष्पित और पल्लवित करने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्र का उत्सव मनाना है जहां अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों की विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। विविध व्यंजनों, भाषाओं, नृत्य, संगीत, फिल्मों, रंगमंच, हस्तशिल्प, साहित्य, खेल, त्योहारों, मूर्तिकला और चित्रकला की अभिव्यक्ति लोगों के बीच बंधुत्व को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री मोदी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान राष्ट्र की विविधता और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने का उत्सव है। भारत भूमि पर 1 अरब से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन विचार केवल एक ही है, राष्ट्र का कल्याण। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से लेह में पहली डिजिटल बैंकिंग इकाई की शुरुआत की। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा ने लद्दाख के लेह में अपनी पहली डिजिटल बैंक इकाई स्थापित की है। लद्दाख के सांसद जामग्याल छेरिंग नामग्याल ने डिजिटल बैंकिंग इकाई के उद्घाटन के तुरंत बाद कागज रहित प्रक्रिया से अपना पहला डिजिटल बैंक खाता खोला। श्री नामग्याल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत कर दी है, इससे देश के प्रत्येक वर्ग तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच गई हैं। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में गरज के साथ बारिश की आशंका है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित, मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलंग, गंगटोक, अगरतला, इम्फाल, आइजोल और कोहिमा में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा मध्यम बारिश का अनुमान है। उधर ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। इन क्षेत्रों में तापमान 22 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां आज राष्ट्र को समर्पित की। आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। भोपाल में MBBS पाठ्यक्रम की हिंदी में तैयार पाठ्यपुस्तकों का विमोचन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की शांति और सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड का वितरण शुरू करेंगे। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एमचेस रैपिड ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में पराजित किया। और क्रिकेट में
ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों के T20 विश्व कप के ग्रुप चरण मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से और नीदरलैंड्स ने संयुक्त अरब अमीरात को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।